Hello everyone, good morning. So this is the second video for the CTET paper 2018, December 2018, and I will be starting from the question number 61. So let's start with the question number 61. This is the science portion, and yes, this is the first question. This is the longest snake found in the world these are the reticulate pythons. Yoga is done by the people in the world. योगा क्यों करते हैं लोग? So basically योगा किस लिए किया जाता है? लोगों को हेल्दी रखने के लिए, लोग हेल्दी रहते हैं इसलिए लोग योगा करते हैं. So the vaccine for the smallpox was discovered by smallpox की वैक्सीन किसने डिस्कवर करी थी? So that was discovered by एडवर्ड जेनर. ये आपको ध्यान रखना है. और आपको देखिए यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या किया था, या हमारे पास जो पेनिसिलिन है वो किसने डिस्कवर करी थी. तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी थोड़ा सा. क्वेश्चन नंबर 64, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव. सो हम प्रिजर्वेटिव की तरह किसको यूज कर सकते हैं? सो सोडियम बेंजोएट. ये 10th क्लास की एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा कि जब हम एसिडिटी और एसिड वाला चैप्टर पढ़ते हैं फर्स्ट या सेकंड चैप्टर में, तो आपको मिल जाता है वहां पे कि हम जो प्रिजर्वेटिव्स हैं वो किनको यूज करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड. ईस्ट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन. तो ईस्ट किसकी प्रोडक्शन में यूज किया जाता है? हम सबको पता है ईस्ट इज प्रोड्यूस्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल. सो माइटोकॉन्ड्रिया, एटीपी, राइबोसोम्स किसके साथ अटैच्ड है? मतलब माइटोकॉन्ड्रिया का रिलेशन अगर एटीपी के साथ है तो वैसे ही राइबोसोम का रिलेशन किसके साथ है? क्वेश्चन नंबर 66 में हमें बता रहा है राइबोसोम्स का रिलेशन है प्रोटीन्स के साथ. तो ये भी आपको 10th क्लास के लाइफ प्रोसेस वाले चैप्टर में बहुत आराम से मिल जाएगा. क्वेश्चन नंबर 67, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज 2 हर्ट्ज, हाउ मेनी ऑसिलेशंस विल इट कंप्लीट इन 16 सेकंड्स. सो सिंपल पेंडुलम की अगर फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी हमें 2 हर्ट्ज दे रखी है, तो वो कितनी मतलब 16 सेकंड्स में वो कितनी ऑसिलेशंस को कंप्लीट करेगा. तो बेसिकली यहाँ पे देखिए 2 हर्ट्ज इसकी फ्रीक्वेंसी है और 16 सेकंड हमें दे रखा है, तो इसकी जो ऑसिलेशंस आ जाएंगी दैट विल बी 32. विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल बर्न्स इफ केप्ट इन एयर. तो कौन सी मेटल है अगर उसको हम एयर में रखते हैं तो वो बर्न करना शुरू कर देगी, दैट इज सोडियम. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड एज. अब देखिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसका क्वेश्चन पिछले जो अगर आप देखोगे बाकी पेपर्स में तो आपको मिल जाएगा कि एंटासिड किसको यूज करते हैं. तो बेसिकली मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड एज एन एंटी एसिड, जो हम डाइजेशन की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, अगर इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैस इज बर्न विद पॉप साउंड. सो कौन सी गैस है जिसकी पॉप साउंड होती है? दैट इज अ हाइड्रोजन गैस. ये 10th क्लास की आपको मिल जाएगा, वैसे तो 7th या 8th क्लास में मिल जाता है. 7th क्लास में अच्छे से एक्सप्लेनेशन दे रखी है कि व्हेन मैटर्स रिएक्ट विद एन एसिड व्हाट विल हैपन एंड व्हिच गैस विल प्रोड्यूस. सो क्वेश्चन नंबर 71 पे आ जाते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज. सो देखिए यहाँ पे हम अगर बात करते हैं यहाँ पे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज में, तो ग्रेविटेशनल फोर्स, मस्कुलर फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स. देखिए यहाँ पे हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स भी नॉन कॉन्टैक्टेबल है, मैग्नेटिक फोर्स भी नॉन कॉन्टैक्टिंग है. तो देखिए मस्कुलर फोर्स है वो हम जो किसी चीज को हम पकड़ के लगाएंगे वो हमारी कॉन्टैक्ट फोर्स है. बट जो हमारे पास फर्स्ट और सेकंड दोनों ऑप्शन हैं तो ये हमारे पास आ जाएगी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज में. डायबिटीज इज कंट्रोल्ड बाय विच हार्मोन. तो डायबिटीज को हम कंट्रोल करने के लिए कौन सा हार्मोन यूज करते हैं? दैट इज इंसुलिन. क्वेश्चन नंबर 72. एंड देन क्वेश्चन नंबर 73, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ पेट्रोलियम. तो कौन सा इसमें से है जो हमारे पास पेट्रोलियम का प्रोडक्ट नहीं है? सो दैट इज अ CNG. केरोसिन, पैराफिन वैक्स, बिटुमेन, ये सब पेट्रोलियम के प्रोडक्ट हैं, बट CNG इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ पेट्रोलियम. रेड डाटा बुक कंटेन रिकॉर्ड. रेड डाटा बुक किस चीज का रिकॉर्ड रखते हैं हम रेड डाटा बुक में? तो रेड डाटा बुक इज बेसिकली यूज्ड टू मेंटेन द रिकॉर्ड ऑफ endangered स्पीसीज. क्वेश्चन नंबर 75, व्हाई आर द सोल्स ऑफ द शूज ट्रीटेड. सो बेसिकली हम उनको बेसिकली वो अगर ट्रीटेड है कि अगर हमारे पास वो नीचे अगर आप शूज के सोल्स के नीचे देखो तो बहुत सारे डिजाइन बने होते हैं, तो वो किस लिए बने हुए होते हैं? तो दे आर बेसिकली टू इंक्रीज द फ्रिक्शन. मतलब जितना फ्रिक्शन कम होगा उतनी ज्यादा हम जल्दी फिसलने के चांस होंगे, और जितना ज्यादा फ्रिक्शन होगा तो उतनी क्या होगा कि हम जल्दी स्लिप नहीं करेंगे. सारिका टू डिस्टिल वाटर इन अ बॉटल एंड ट्राई टू फाइंड आउट वेदर इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी और नॉट, व्हाट इज लाइकली टू बी फाउंड. वो कह रहे हैं कि सारिका ने पानी की बोतल में पानी लिया और शी इज ट्राइंग टू फाउंड, मतलब उसने लिया यहाँ पे डिस्टिल्ड वाटर है, बट ध्यान रखना यहाँ पे डिस्टिल्ड वाटर ले रही है. नॉर्मल टैप वाटर होगा तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, बट अगर डिस्टिल्ड वाटर की बात है तो डिस्टिल्ड वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी को करेगा या नहीं करेगा. सो दिस इज इट इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज मिनरल्स जो भी होंगे दिस विल प्रेजेंट दे ऑल आर रिमूव्ड. तो अगर मिनरल्स नहीं है तो वहां पे वो क्या करेंगे, वहां पे वो इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट नहीं कर पाएगा. क्वेश्चन नंबर 77 पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट. तो यहाँ पे वो पूछा गया है कि कौन सी करेक्ट नहीं है. यहाँ ध्यान रखना, नॉट करेक्ट पूछा गया है.
So this is a minimum limit of current which can safely flow in the electric circuit. There is a maximum limit of current which can safely flow in the circuit. For fuses are inserted in electric circuit of all the buildings. If the proper fuse is inserted in the circuit, it will blow off if the current is more than the safe limit. देखिए ये भी ठीक है कि अगर प्रॉपरली फ्यूज लगाया तो फ्यूज का काम ही यही होता है कि जब अगर करंट ज्यादा आया तो फ्यूज टूट जाएगा और वहाँ पे वो जो फ्यूज हमने वायर यूज करी वो मेल्ट हो जाएगी, तो आगे इलेक्ट्रिसिटी नहीं जा पाएगी, करंट नहीं जा पाएगा, तो इससे हमारे जितने अप्लायंसेज घर पे वो सब बच जाते हैं। सेकेंड वो बोल रहे हैं कि फ्यूजेज आर इंसर्टेड इन इलेक्ट्रिक सर्किट ऑफ ऑल बिल्डिंग, यस फ्यूज इंसर्ट किए जाते हैं। थर्ड वो कह रहे हैं कि मैक्सिमम लिमिट, हाँ मैक्सिमम लिमिट होती है किसी भी हम बात करें वायर की या किसी भी हम इलेक्ट्रिक सर्किट की बात करें तो उसकी लिमिट होती है, बट मिनिमम लिमिट कोई नहीं होती है करंट को कैरी करने की। तो हमारे पास यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो आपके पास करेक्ट ऑप्शन है, दिस इज अ नॉट करेक्ट में आपके पास ऑप्शन आ जाएगा फर्स्ट वन। ओके, क्वेश्चन नंबर 78, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज मोस्ट लाइकली टू बी अफेक्टेड बाय द साइक्लोन। अगर साइक्लोन आती है तो सबसे ज्यादा अफेक्टेड कौन सा एरिया होगा, तो हम बात करें तो यहाँ पे पूरी है जो सबसे ज्यादा अफेक्टेड, जिसको सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा साइक्लोन्स का। द चेंज इन द सीजन ऑफ द ऑन द अर्थ अकर्स बिकॉज, तो अगर हम बात करते हैं कि जो अगर हमारे पास चेंज हो रहा है अर्थ पे सीजन में तो वो किसकी वजह से हो रहा है, सो दिस इज अकर ड्यू टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ इज टिल्टेड विद रिस्पेक्ट टू द प्लेन ऑफ इट्स ऑर्बिट। मतलब सिंपल सी बात है कि हम बात करें तो हमारे पास जो होती है कि रोटेशन होती है, उसके ऊपर रोटेशन जो हमारी जो अर्थ है वो अपनी एक्सिस पे थोड़ी टिल्ट पोजीशन में होती है, उसकी वजह से चेंजेस होते हैं, सीजन डिफरेंट सीजन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 80, there are two columns, column 1 and column 2, we have to match them. So canopy, decomposer, humus and porcupine, ठीक है। porcupine और humus, decomposer और canopy, देखिए हमें सबसे ज्यादा ये ढूंढना कि हमें कौन सा आराम से मिल जाता है एक, उसके बाद हमें यहाँ ऑप्शंस देख रहे हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 80 पे आ जाते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे हम देखें तो अब जैसे हमारे पास है पॉर्क्यूपाइन, डेड प्लांट एंड एनिमल टिश्यूज, कैनोपी। कैनोपी हमारे पास क्या होता है, ब्रांचेस ऑफ टॉल ट्री, क्योंकि यहाँ पे देखिए कैनोपी हमें अगर हमने 7th क्लास की बुक में एनसीईआरटी में पढ़ा हो तो वहां पे कैनोपी का वर्ड डिफाइंड है कि कैनोपी क्या होती है और कैसे बनती है। डिकम्पोजर्स क्या काम करेंगे, डिकम्पोजर्स किसके ऊपर काम डिपेंड होते हैं हमारे पास यहाँ पे, अगर हम डिकम्पोजर्स को देखें तो वो क्या है, तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। डिकम्पोजर आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। अच्छा देखिए मुझे कैनोपी समझ आएगा, डिकम्पोज समझ आएगा। अब ऑप्शंस पे चलते हैं कि मेरे साथ एक के साथ जा रहा है मेरा फोर्थ, तो एक के साथ फोर्थ में यही ऑप्शन है। लेकिन मुझे सिर्फ 2 पता था कि कैनोपी क्या होगा, कैनोपी प्लांट के साथ ले गया तो टॉल ट्री आ गया, डिकम्पोजर्स ऑर्गेनिजम्स के साथ है तो ये हो गया। अब बाकी 2 ऑप्शन यहाँ अपने आप करेक्ट हो जाएंगे हमारे पास कि जो ये आपके पास पॉर्क्यूपाइन है ये हमारे पास वाइल्ड एनिमल है और जो ह्यूमस है वो डेड प्लांट एंड एनिमल टिश्यूज है। सो व्हाई द फॉर्मेटिव असेसमेंट इज इंपॉर्टेंट इन साइंस। फॉर्मेटिव असेसमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे पास हमें बच्चे की वहां पे गलतियां पता चलती है, हम उनको डायग्नोज कर सकते हैं, तो इट इज डायग्नोस्टिक। व्हाई आर द साइंस फेयर ऑर्गेनाइज इन द स्कूल्स। जो साइंस फेयर है हम क्यों ऑर्गेनाइज करते हैं स्कूल में, तो साइंस फेयर ऑर्गेनाइज करने का हमारा बेसिक पर्पज क्या है, हमारा बेसिक पर्पज है वहाँ पे कि बच्चे की क्रिएटिविटी, एक्सपेरिमेंटल जितने बच्चे की ये स्किल्स है उनको हमें इम्प्रूव करना। तो टू प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर द हायर एजुकेशन साइंस, to help the student to score higher in their examinations, to nurture creativity and experiment in science among the students, to evaluate students on the basis of their performance। नहीं, हमें बच्चे का सिर्फ बच्चे के अंदर जो क्रिएटिविटी है और जो एक्सपेरिमेंट के लिए अंदर हम बच्चे के लिए क्रिएटिविटी है, क्यूरियोसिटी है, हमें उस बच्चे को उसको नर्चर करना है। सो दिस वाज साइंस फेयर आर ऑर्गेनाइज्ड। एज अ टीचर व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग डू यू फाइंड मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर साइंटिफिक अप्रोच ऑफ टीचिंग। सो साइंटिफिक अप्रोच ऑफ टीचिंग के लिए हमें बच्चों को क्या, क्लैरिफाई द स्टूडेंट अबाउट द कंसेप्ट इन द क्लास, शो द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर टीचिंग कंसेप्ट, गिव प्रोजेक्ट टू द स्टूडेंट्स, आस्क स्टूडेंट टू परफॉर्म एक्टिविटीज रिलेटेड टू द कंसेप्ट। यस, हम बच्चों को हम छोटी छोटी एक्टिविटीज ऐसी अपनी ऑब्जर्वेशन में, या हम बच्चों को ऐसी एक्टिविटी जो वो घर पे अपने पेरेंट्स की ऑब्जर्वेशन में कर सकते हैं, अगर हम बच्चों को वो एक्टिविटीज दे रहे हैं तो हमारे लिए बहुत बढ़िया अप्रोच है कि हम बच्चों के अंदर साइंटिफिक टेम्पर डेवलप कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 84 पे आ जाते हैं। अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005, गुड साइंस एजुकेशन इज ट्रू टू लाइफ, व्हाट डज इट मीन। सो इसका मतलब क्या है कि गुड एजुकेशन, गुड साइंस एजुकेशन इज ट्रू टू लाइफ। तो सिंपल सी बात है कि हमारे पास इसमें देख रहे थे ऑप्शन पहले, साइंस शुड प्रिपेयर द चाइल्ड टू वर्क ऑफ वर्ल्ड, साइंस शुड बी एबल टू एंगेज द चिल्ड्रन मीनिंगफुली,
Science should enable the child in learning the process of acquiring scientific knowledge. Science should help in living easy life. देखिए यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन या तो ये हो सकती है कि enable children in learning the processes of acquiring, बट यहाँ पे हमें लर्निंग बच्चे का हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें बच्चे की एक तरह से हमें उसकी लर्निंग भी डेवलप करनी है, बट हमें बच्चे को जो जिस तरह से इन्वायरमेंट, अगर लेट्स सपोज कोई नई टेक्नोलॉजी आ रही है तो बच्चे को नई टेक्नोलॉजी के बारे में बच्चा जल्दी से सीख पाए, तो हमें बच्चे को उसके लिए प्रिपेयर करना है. सो साइंस शुड प्रिपेयर द चाइल्ड टू वर्ल्ड ऑफ वर्क. क्वेश्चन नंबर 85, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वालिटी ऑफ साइंटिफिक एटीट्यूड. तो साइंटिफिक एटीट्यूड इसमें ओपन माइंडेडनेस यस होनी चाहिए, क्रियोसिटी भी होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी भी होनी चाहिए अप्रोचेज में. तो यहाँ पे हार्ड वर्क इज नॉट इज अ क्वालिटी और रीजन ऑफ साइंटिफिक एटीट्यूड. Question number 86. Honey wants to teach the circular motion of the class 6 students. Which one of the following will be the best method? So यहाँ पे अगर हम देखें तो कौन सा मेथड इंपॉर्टेंट होगा, हमें बच्चे को दिखाना है सर्कुलर मोशन. तो सर्कुलर मोशन जब तक हम बच्चे को कोई एक्टिविटी करने के लिए देंगे बच्चा सीखेगा नहीं. तो कोई भी देखिए कोई भी चीज के लिए जब तक हम उसके लिए एक्टिविटी बेस्ड या डेमोस्ट्रेशन मेथड यूज करते हैं, देखिए डेमोस्ट्रेशन वाला हम यूज कर सकते हैं अगर उसमें कोई अगर कोई प्रैक्टिकल है या कोई एक्सपेरिमेंटल सेक्शन है जिसमें बच्चा खुद नहीं कर सकता है, तो उसके लिए हम डेमोस्ट्रेशन मेथड यूज कर सकते हैं. बट अगर बच्चा खुद ऐसी कोई एक्टिविटी जिसको बच्चा खुद परफॉर्म कर सकता है तो उसको हम एक्टिविटी बेस्ड मेथड यूज करके बच्चों को परफॉर्म करवा सकते हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पॉर्टेंट एम ऑफ लर्निंग साइंस. अब देखिए यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि हमारे पास विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पोर्टेंट एम ऑफ लर्निंग साइंस. साइंस लर्न करने का हमारा सबसे ज्यादा बड़ा एम क्या होना चाहिए? टू गेट नॉलेज ऑफ साइंस, टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन ऑफ साइंटिफिक कंटेंट, देन टू इम्बाइब द वैल्यूज ऑफ ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, कोऑपरेशन. ये सब हमें बच्चे के अंदर ये सब वैल्यूज लेके आनी है, या टू हेल्प द फेलो कलीग्स इन गेटिंग नॉलेज ऑफ साइंस. तो देखिए साइंस का इम्पोर्टेंट एम क्या होना चाहिए अगर हमें साइंस लर्न कर रहे हैं. तो अगर हम ये कर रहे हैं कि अगर बच्चे के अगर सपोज कि कोई भी हम साइंटिफिक चीज लर्न कर रहे हैं या कोई हम साइंस लर्न कर रहे हैं तो उसका हमें बेनिफिट क्या है? तो उसका हमें सबसे ज्यादा बेनिफिट क्या है? क्वेश्चन नंबर 87 पे अगर हम देखें तो इम्बाइब द वैल्यूज ऑफ ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, कोऑपरेशन अमंग द लर्नर्स. ओके, क्वेश्चन नंबर 88. So the continuous and compressive evaluation in science means. Continuous and compressive evaluation का मतलब क्या है यहाँ पे? So to routine activities and exercise to assess the learning. Comprehensive and continuous है, तो ये ध्यान रखना है. हमें यहाँ पे समेटिव एंड फॉर्मेटिव असेसमेंट नहीं करनी है, हमें रूटीन एक्टिविटी और एक्सरसाइज को असेस करना है बच्चे की, कि हम देखेंगे बच्चा कितना लर्न कर पा रहा है. Which one of the following is not a step of problem solving approach. तो प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच में कौन सा एक ऐसा स्टेप है जो हम यूज नहीं करते प्रॉब्लम सॉल्विंग में? सो प्रॉब्लम सॉल्विंग में सिचुएशन को विजुलाइज करते हैं, उसको सॉल्व करने की डिफरेंट अटेम्प्ट्स लगाते हैं, कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं, बट ऑब्जर्वेशन इज नॉट अ सोल्यूशन, इज नॉट अ स्टेप ऑफ और नॉट अ वे टू सी अ प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच. क्वेश्चन नंबर 90. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेप ऑफ एनालॉजी स्ट्रैटेजी इन साइंस. एनालॉजी जो स्ट्रैटेजी हम यूज करते हैं तो उसके लिए हमारा इसमें से कौन सा एक में से जो हमें गिवन स्टेप्स हैं इनमें से कौन है जो एक स्टेप हम यूज कर सकते हैं? सो यहाँ पे अगर हम देखें तो दैट इज अ मैप सिमिलैरिटीज. सो दीज वर द योर क्वेश्चन नंबर 61 to 90. आपका साइंस का पोर्शन था ये सीटेट 2018 दिसंबर पेपर का. सो इन नेक्स्ट वीडियो आई विल बी डिस्कसिंग द योर part of the CDP of the other paper 2017 and 16. So thank you very much. You can like, comment and subscribe the channel to get more videos, and you can let me know if any of the topic you want the discussion. Thank you very much.